नमस्कार। कोई भी लोक सेवा आयोग हो, मुख्य परीक्षा में, निबंध में, साक्षात्कार में वैश्वीकरण पर जरूर सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि वैश्वीकरण को पढ़ो, अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ। मैंने आपके लिए वैश्वीकरण के लिए शॉर्ट में मटेरियल तैयार किया है। तो सबसे पहले वैश्वीकरण की परिभाषा देनी है। तो आप कहो कि वैश्वीकरण का अर्थ विश्व के विभिन्न समाजों तथा अर्थव्यवस्था के अंदर एकीकरण में है। विश्व के विभिन्न समाजों, है ना, और अर्थव्यवस्था के बीच के अंदर एकीकरण से है, यानी कि विश्व के विभिन्न लोगों, क्षेत्रों और देशों के बीच में अंतर निर्भरता के अंतर्गत बढ़ोतरी है। दूसरे शब्दों के अंदर ये कहें तो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन क्या प्रोसेस है? इसमें आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक जो तत्व है उनका संयोजन हो जाता है, जोड़ दिया जाता है आपस के अंदर। ठीक है। अब बात करें इसके इतिहास की, तो दोस्तों बात करें तो भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम सर्वभौमी गोपाला की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वहाँ पर भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय समाज है, भारतीय जनजीवन है, वहाँ पे वैश्वीकरण देखने को मिलता है। रेशम, सिल्क रूट, आप देखो उस समय हमारा जो व्यापार था कहाँ था? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ में हमारा संबंध था। हमारे जो धर्म और जो संस्कृति है उनका प्रचार और प्रसार उस समय विदेशों के अंदर हो रहा। तो ये वैश्वीकरण ही है। वैश्वीकरण का मतलब है सारा जो विश्व है ना वो एक गांव है, ग्लोबल विलेज। मैक्लुहान कहते हैं ग्लोबल विलेज। तो आज के युग के अंदर ये आधुनिक परिघटना है, लेकिन भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति के अंदर वैश्वीकरण बहुत ही प्राचीन रूप के अंतर्गत उपलब्ध है। वैसे कहा जाए तो पाश्चात्य जो पूंजीवाद है ना, कैपिटलिज्म है या कॉलोनिज्म है, उपनिवेशवाद, उसका ये रूप है ना। कैसे रूप है? तो उन्होंने कहा कि साहब जैसे एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ क्या बात करते हैं? वो कहते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर मुक्त प्रवाह की बात करते हैं। तो वो वैश्वीकरण का एक छोटा सा भाग है, आर्थिक भाग है। इसी तरीके से जैसे अंग्रेज आए, यूरोपीय लोग आए, उन्होंने उपनिवेश स्थापित किए, तो खान पान, रहन सहन, हर स्तर पे विचारों का आदान प्रदान हुआ। बहुत से जो तत्व है उनका आपस के अंतर्गत आदान प्रदान हुआ। तो वो क्या है? वो वैश्वीकरण है। अब आप कहोगे वैश्वीकरण में फिर पाश्चात्यकरण के अंदर क्या अंतर है? तो दोस्तों पाश्चात्यकरण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, डबल लेवल पे चलती है और पुरानी अवधारणा है। पाश्चात्यकरण पुरानी अवधारणा है, लेकिन अगर आधुनिक विश्व के अंतर्गत वैश्वीकरण, आधुनिक वैश्वीकरण को देखें तो आपको अंतर में बताना है कि वैश्वीकरण जो है वो आधुनिक परिघटना है। तो फिर आधुनिक जो वैश्वीकरण है वो कैसे आया, कहाँ से आया? तो आधुनिक जो वैश्वीकरण, जैसे मैंने बताया, यूरोपीय जो उपनिवेशवाद है उनकी स्थापना हुई। फिर 1945 के 1945 के अंतर्गत आपको पता है ब्रेटन वुड्स जो समझौते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, विश्व बैंक की स्थापना हुई, है ना। बाद में आगे चल करके WTO की स्थापना हुई, और WTO के अंदर, है ना, गेट का लंबा दौर था 48 से लेकर के बाद में 95 के अंदर WTO बना। WTO ने मुक्त व्यापार पे बात कही, अर्थव्यवस्था के अंदर मुक्त प्रवाह की बात की, व्यापार के सरलीकरण की बात की, सब्सिडी में कटौती की बात की, निजीकरण की बात की, जो बैरियर है, जो बाधक है, उन तत्वों की बात की। लेकिन ये जो है ना, ये आपको लग रहा है और वास्तव में सच भी है, ये वैश्वीकरण का जो एक छोटा सा पार्ट है। वैश्वीकरण के बहुत सारे भाग है। वैश्वीकरण आर्थिक भाग भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, नैतिक भी है, सूचनात्मक भी है, इंफॉर्मेशन रूप में भी है और दार्शनिक रूप से भी है। तो कहने का मतलब वैश्वीकरण एक बहुत बड़ी घटना है ना। और वैश्वीकरण को सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं देखना चाहिए। वैश्वीकरण का मतलब है खान पान, रहन सहन, विचार, धर्म, दर्शन, संस्कृति, कला, जनजीवन, हर स्तर पे आपस के अंतर्गत आदान प्रदान हो, तो वो वैश्वीकरण है। थॉमस फ्रीडमैन ने किताब लिखी थी द वर्ल्ड इज फ्लैट। उसमें उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि वैश्वीकरण क्या है और उसके क्या परिणाम है। तो ये वैश्वीकरण हो गया। तो वैश्वीकरण का अगर फायदे की बात करें तो आपको पता ही होगा, ये विश्व के अंदर अर्थव्यवस्थाओं में मुक्त प्रवाह की बात करते हैं। आपस के अंदर जो संस्कृति है उसके अंतर्गत समन्वय होता है, सहिष्णुता आती है, एक दूसरे के संपर्क के अंदर आते हैं, एक दूसरे के खान पान, रहन सहन, विचार, धर्म, दर्शन जब हम जानते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और अच्छी जो चीज़ें हैं उनको हम ग्रहण कर पाते हैं। तो ये वैश्वीकरण के लाभ है। अब कुछ आलोचक कहते हैं कि सब वैश्वीकरण मूलतः, आलोचक ये कहते हैं कि वैश्वीकरण मूलतः पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है ना, वही थोपी हुई अवधारणा है। बात समग्र करेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, लेकिन उद्देश्य वही है, संरक्षणवाद। अपना जो देश है, अपने जो प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा दिया जाए, दूसरे देश है
उन पे बैरियर लगाया जाए, बाधक लगाया जाए। कहने का मतलब है विश्व व्यापार के अंतर्गत जितना वैश्वीकरण होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। इसलिए वैश्वीकरण का भी वैश्वीकरण को सही अर्थों में वैश्वीकरण करना चाहिए। इसको सिर्फ जो आर्थिक पक्ष है वहां तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वैश्वीकरण के अगर प्रभाव की बात करें ओवरऑल, है ना, इसलिए इन दोषों को दूर करने की जरूरत है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव सामाजिक रूप से है। सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो एक दूसरे के अंदर खत्म हुई है। समाज के जो मूल्य है एक दूसरे के आदान प्रदान हुए हैं। सामाजिक जो संस्कृतिकरण जो है उसके अंतर्गत एक दूसरे के बीच के अंदर इंटरेक्शन हुआ है। राजनीतिक रूप से बात करें तो पूरी दुनिया के अंतर्गत लोकतंत्र की हवा चली है। लोकतंत्र, मानववाद, महिला सशक्तिकरण, है ना, जेंडर बजटिंग, ये जो मुद्दे हैं ये वैश्वीकरण के कारण है। सिविल सोसाइटी की बात चल रही है ना। ये अपनी एक और बात चल रही है उसकी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सारा का सारा जो अर्थव्यवस्था के अंदर मुक्त प्रवाह है इसका जो प्रभाव है वहां पे देखने को मिल रहा है। तो आर्थिक रूप से भी है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, समग्र रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, ना केवल मुख्य परीक्षा के लिए बल्कि साक्षात्कार के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो वैश्वीकरण क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखो, फिर वैश्वीकरण के कारण क्या है, दूसरा वैश्वीकरण के परिणाम क्या है, तीसरा वैश्वीकरण किन किन एरिया के अंदर, किन किन रूपों के अंदर उपलब्ध है, फिर वैश्वीकरण क्या आवश्यक बुराई है, और अंत के अंदर समाधान देते हुए अपनी बात खत्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज वायरल हो रखा है तो उस वजह से थोड़ा हो सकता है वॉल्यूम धीमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।